1944 से 1953 तक के 9 वर्षों का समय भीष्म साहनी की जिंदगी में ऐसे बदलाव लाया जिनकी बदौलत वो अपने बड़े भाई की छाया से निकलकर अपनी एक अलग पहचान बना सके। अब वो अक्सर आजाद ख्याल लेखकों की महफिल में आने जाने लगे। इन लेखकों में बहुत से ऐसे थे जिन्होंने आने वाले कुछ समय में ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। इनमें निर्मल वर्मा, मनोहर श्याम जोशी आदि शामिल थे। अनौपचारिक रूप से बहुत एक दूसरे के करीब थे लोग, बिना किसी उसके हम लोग डिस्कशन भी कर सकते थे। मुझे याद है मोहन राकेश वगैरह भी कभी कभी आ रहे होंगे। उनकी कहानी मिस पॉल थी, उन्हीं दिनों लिखी गई थी शायद, और भीष्म जी की चीफ की दावत और निर्मल वर्मा की परिंदे, ये कहानियाँ भी बहुत प्रचलित थी। ये उन्हीं दिनों में लिखी गई थी। आखिरकार 1953 में भीष्म साहनी अपना पहला कहानी संग्रह भाग्य रेखा प्रकाशित करवा सके। इस संग्रह को बहुत पसंद किया गया। 1953 में ही बलराज साहनी ने फिल्म 2 बीघा जमीन में यादगार भूमिका निभाकर अपने शानदार अभिनय की अमिट छाप छोड़ी। अपनी धरती से उजड़े विस्थापित ग्रामीणों के दर्द को इस फिल्म ने जिंदा कर दिखाया। अगर इस अरसे में भी शंभू मैं तो सारा रुपया ना चुका दे तो ठाकुर हरनाम सिंह उसकी जमीन जायदाद नीलाम करा लेने के हकदार। दया कीजिए हजूर, इतनी कम मोहलत में मैं सारा रुपया कैसे चुका सकूंगा? मेरा बुढ़ा बाप है हजूर, मेरा छोटा सा बच्चा है, अब सब भूखे मर जाएंगे हजूर। इस जमीन के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है हजूर। एक सीन था उसमें जो कि सबने देखा है कि जो वो सड़क पे रिक्शा लेकर भागते हैं और जो पीछे बैठा वो कहते हैं और तेज और तेज और तेज, और रिक्शा का पहिया टूट जाता है। रिक्शा चलाने के लिए वो पहले कोई 5-10 दिन तो स्टडी करते रहे, रियाज करते रहे कि रिक्शा वाले किस तरह चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कैसी ज़बान बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने रिक्शा चलाई, प्रोफेशनली चलाई, तब कहीं जाके उसमें ये जो एक हकीकत दिखाई दी उस रोल में, वो आई। पचास के दशक में ही भीष्म साहनी ने अपनी कहानी संग्रह का दूसरा भाग प्रकाशित करवाया। लगभग उसी समय उन्हें सोवियत संघ में एक अनुवादक के रूप में काम करने का मौका मिला। ये अवसर उन्होंने खोया नहीं। वो परिवार सहित 1963 तक मॉस्को में रहे। वहां भीष्म ने टॉल्स्टॉय की कृति रिसरेक्शन सहित 25 रूसी किताबों का हिंदी अनुवाद किया। मॉस्को में बिताए वर्षों ने भीष्म के परिवार को एक नए संसार से परिचित करवाया। हर हफ्ते ही मिलना होता था और भीष्म साहनी का अपना नाम था, सब था। भीष्म साहनी को हम लोगों ने अपना वहाँ एक समाज हम लोगों ने बनाया, हिंदुस्तानी समाज। वहाँ रहने और काम करने वाले जो हिंदुस्तानी थे, कोई हो रहे होंगे 30-40 आदमी। फिर भीष्म साहनी को उस समाज का सेक्रेटरी बनाया, जनरल सेक्रेटरी। फिर भीष्म साहनी कहानियाँ रूसी में छपी, तो ये सब इस तरह से हुआ। इसी दौरान 1961 में बलराज साहनी ने हिंदी सिनेमा की एक और यादगार भूमिका को अपने जीवंत अभिनय से पर्दे पर उतारा। ये भूमिका थी फिल्म काबुलीवाला के पठान की, जिसने एक आदमी की हत्या कर डाली थी। लेकिन बावजूद इसके इस चरित्र के प्रति दर्शकों की सहानुभूति कम नहीं होती। इस भूमिका ने बलराज साहनी को नई पीढ़ी का मनपसंद नायक बना दिया। तुम हमको नहीं पहचानते? हमको नहीं पहचानते? अरे तुम्हारा काबुलीवाला। बलराज साहनी के बारे में मैं अवेयर हुआ जब मैं क्लास 8 या क्लास 9 में था, और उस ज़माने में वो बड़े भाई और पुलिस ऑफिसर और इस तरह के बहुत ही बोरिंग किस्म के रोल्स किया करते थे। बहुत बाद में मैंने उनकी बिमल रॉय की फिल्में देखी, 2 बीघा ज़मीन और काबुलीवाला, जो कि
मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के पूरे एक्टिंग के पैंथियन में अमंग द टॉप 3 या 4 परफॉर्मेंसेस बलराज जी के ये दोनों परफॉर्मेंसेस आने चाहिए, द बेस्ट एवर परफॉर्मेंसेस इन हिंदी सिनेमा। सबा कहना मेरे दिलदार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को। तकरीबन 25 दिनों तक सानी साहब घर से गायब हो गए। 25 दिन के बाद वो घर वापस लौटे। दाढ़ी बढ़ी हुई थी, हालत खस्ता थी। तो माता जी थोड़ा खफा हुई कि ये क्या चक्कर है, छुट्टी पे जाना था तो ज़रा पूछ के जाते भाई। उन्होंने कहा ये जो काबुली वाले हैं उनका एक अड्डा है सायन में, वहाँ जाके उनके साथ रहा, उनकी ज़बान सीखा, उनका लहजा सीखा, उनके साथ खाना खाया, उनका नज़रिया समझने की कोशिश की मैंने, उनके हालात को समझा। भारत लौटकर भीष्म साहनी दिल्ली कॉलेज में पढ़ाने लगे और साथ ही अपनी कहानियां और उपन्यास भी लिखने लगे। उनके पात्र सदा ही उनके सामाजिक विचारों की नुमाइंदगी करते थे। भीष्म ने नई कहानियां नामक एक पत्रिका का भी संपादन किया। ये पत्रिका हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने की दिशा में बहुत सफल रही। हर कहानी को, हर रचना को खुद पढ़ते थे और फिर उसके ऊपर फैसला करते थे कि मुझे छापना है, नहीं छापना है। उस समय के जो भी महत्वपूर्ण रचनाकार थे, जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं थी, हम निसंकोच कह सकते हैं कि लगभग सारी नई कहानियां में उस दौर में प्रकाशित हुई। कृष्णा जी की सबसे बहुत महत्वपूर्ण रचना मित्रों मरजानी भी उसी दौर में छपी। भीष्म जी ने वो प्रकाशित की और एक उस तरह की रचना का उस समय प्रकाशित होना एक बहुत ही साहस और जोखिम का काम था जो भीष्म जी ने लिया। 1970 में मुंबई से 50 किलोमीटर दूर भिवंडी में सांप्रदायिक दंगे हुए। दंगों में हुई हिंसा से भिवंडी चित्कार कर उठी। वहां के अधिकतर लोग बेघर हो चुके थे। ऐसे समय में बलराज साहनी, के अब्बास और अभिनेता IS जौहर के साथ भीष्म साहनी ने भिवंडी का दौरा किया और वहां फैले तनाव को शांत करने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। सबसे पहले गए मुसलमान इलाके में, वहाँ उन्होंने एक पत्थर उठा के ज़मीन पर रखा बड़ा और अपनी गर्दन वहाँ रख दी और कहा कि मुझे मार दो, मेरा खून बहला दो, मुझे ज़बह कर दो ताकि आपका गुस्सा कम हो जाए, मगर खुदा के वास्ते ये एक दूसरे को मारना, क्योंकि जो एक दूसरे को जो आप मार रहे हो, आप दोनों मेहनत कश इंसान हो, मजदूर हो, किसान हो। मारकाट होनी चाहिए बड़े लोगों में। जिसकी वजह से आप ये लड़ रहे हैं वो उसकी वजह आपको मालूम ही नहीं। दिल्ली लौटने के बाद भीष्म ने विभाजन के दर्द को फिर से टटोला और अपने उपन्यास तमस पर काम करने लगे। तमस मानवता के उस अंधेरे की कहानी थी जिसकी खूनी परछाइयों को भीष्म ने खुद महसूस किया था। 1974 में प्रकाशित महान कृति तमस के अलावा भीष्म ने 5 अन्य हिंदी उपन्यास और 100 से अधिक कहानियां लिखी, जिन्हें 9 संग्रहों में प्रकाशित किया गया। बच्चों की कहानियों का संग्रह गुलाल का खेल और एक मार्मिक संस्मरण द ट्रेन हैज रीच्ड अमृतसर उन्हीं की कलम की देन है। भीष्म जी की किताबें तीनों ही क्षेत्रों में हैं। पाठ्यपुस्तक के रूप में भी उनकी किताबें लगी हुई हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, हानूश, ये पाठ्यपुस्तक रूप में भी हैं। तमस, ये भी पाठ्यपुस्तक रूप में प्रकाशित बराबर होती हैं। पेपरबैक संस्करण भी इन सब किताबों के हैं और सजिल्द संस्करण भी है। भीष्म जी की रचनाओं में एक निरंतरता है। समाज में समरसता होनी चाहिए, सबको साथ मिलजुल के रहना चाहिए। कोई भी, चाहे धर्म का मामला हो, चाहे जाति का मामला हो या लोगों के आपसी भेदभाव की बात हो, वो हमेशा सबको बराबरी के स्तर पे लेके चलते हैं। मनुष्य की शक्ति से अधिक
भीषम ने काम किया लिखने का, मैं देख के रंग रहता हूँ। जितनी कहानियाँ लिखी हैं, जितने नावल लिखे हैं इन्होंने, नाटक लिखे हैं इन्होंने, लेख लिखे हैं इन्होंने। और परिवार के लिए समय देना, ये भी अपनी जगह, क्योंकि घरेलू कामों में भी उतने ही गहरी रुचि लेते थे, परिवार में भी उतनी गहरी रुचि लेते थे। ये कब समय निकालते थे। कमाल की ये बात थी कि वो कहीं भी हों, कुछ भी कर रहे हों, आप अगर उन्हें बुलाओगे वो अपना पेन रखते थे और सीधा आपके पास आ जाते थे। क्या है, अगर शीला जी कहें कि रोटियां लानी है, कुछ नहीं कहेंगे, या ये पकाना है या कुछ करना है। मैंने कभी ये नहीं सुना उनसे कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग, ये कभी नहीं हुआ। भीष्म को लेखन की पहली प्रेरणा अपने बड़े भाई बलराज साहनी से ही मिली, जिन्होंने खुद कई किताबें लिखी थीं। 1960 में बलराज की लिखी मेरा पाकिस्तानी सफर आई। 1969 में उन्होंने मेरा रूसी सफरनामा लिखी, जिसके लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। फिर बलराज ने अपनी जिंदगी पर मेरी फिल्मी आत्मकथा भी लिखी। बाद के वर्षों में उन्होंने अपनी मातृभाषा पंजाबी में लिखना शुरू किया और पंजाबी साप्ताहिक प्रीत लड़े के लिए कई कविताएं और कहानियां लिखीं। उन्होंने अमृतसर के प्रीत नगर में रहना शुरू किया और वहीं अपना अधिकतर समय बिताने लगे। इस दौरान उन्होंने पंजाबी थिएटर को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में शुरू किया। उनको बरसात पंजाब की बड़ी अच्छी लगती थी, मौसमों से मोहब्बत थी। एक बार चिट्ठी में भी लिखा था कि तुम्हारे तो इतनी मौलेदार बारिश हो रही है, तो इधर तो पानी जो है उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो बरसात बॉम्बे की है सारा तामझाम ख़त्म कर देती है, तो आपकी तो बादल आते हैं, मज़े में रहते हो। उनको तो ये सादगी और खुलापन ही अच्छा लगता था मेरे हिसाब से, क्योंकि वो ज़िंदगी बड़ी हाई फाई थी, वो देख ली उन्होंने, तो फिर रूट से जुड़ना चाहते थे, इसीलिए वो शायद आए होंगे वापस। उधर मोहब्बत है नहीं, इधर सिंपल लोग मोहब्बत ज़्यादा करते हैं। भीष्म साहनी मुख्य रूप से हिंदी में ही लिखते रहे। 70 के दशक में उन्होंने नाटक लिखने शुरू किए। शुरुआत उन्होंने 1977 में लिखे नाटक हनुष से की, जिसे प्रतिष्ठित नाट्य निर्देशक राजेंद्र नाथ ने मंचित किया। 1976 की बात है, भीष्म जी मिले तो मैंने पूछा, सुना है आपने कोई नया प्ले लिखा है? कहते उन्होंने हाँ लिखा है। बहुत विनम्र थे वो हमेशा। तो मैंने कहा क्या आप मुझे पढ़ने के लिए दे सकते हैं? दे सकते हैं। तो फिर उन्होंने ये बताया कि वो प्ले शायद अभी स्क्रिप्ट जो है अलकाजी के पास पड़ा है, कई बरसों से पढ़ा। कितने बरसों से पढ़ा ये बहुत स्पेसिफिकली नहीं कहा, लेकिन बरसों से पढ़ा है। तो आप अगर वो नहीं करना चाहते तो आप मुझे पढ़ने के लिए दे दीजिए। तो बहरहाल कुछ दिनों में ही वो मुझे स्क्रिप्ट मिल गया। मैंने पढ़ा और फौरन फैसला किया कि मैं इसको करूँगा। उनके अन्य नाटकों में कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे और वांगचू शामिल हैं, जो देश भर में प्रतिष्ठित नाट्य निर्देशकों द्वारा आज भी खेले जाते हैं। सारे लौंडे लपाटे जैसे थे, पैसे होते नहीं थे लेकिन थिएटर करते थे। तो मेरा एक दोस्त है ढींगरा, उसने मुझे कहा कि भीष्म जी ने प्ले कबीर पे लिखा है। प्ले पढ़ा, फिर मैं 2-3 बार पढ़ा, लेकिन एक अजीब सी चीज़ थी उसमें पोइट्री नहीं थी, हार्डली कोई पोइट्री थी, कुछ बात इधर उधर। और ये मैंने क्यों किया, कबीर तो पोइट्री है। मेरे पास कुमारगंज था और एक नाव चलाने वाला बनारस का, उसकी एक स्क्रैच रिकॉर्डिंग जैसी थी मेरी, कबीर गाता था वो सुनाए, उनको बहुत मज़ा आया। ये स्टार्ट एंजॉयिंग इट, और मैं देखता गया। तो सर ने मैंने पूछे आर यू अगेंस्ट म्यूजिक और अगेंस्ट इसकी, क्योंकि आपके प्ले में तो आपने लिखा नहीं, प्रोज में ही सारा लिखा। फिर नहीं, वो इतने शांत किस्म के आदमी कहते, अरे यार मुझे आया नहीं कि उसको क्या करना चाहिए। अच्छा इतने बड़े थे, कहते यार कहते थे, तो यार मुझे आया नहीं करना। तो आप अगेंस्ट नहीं ना इसके? कहते बिल्कुल नहीं। मैं काम कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा करो।
तो हमने काम किया, हमने पद ढूंढे कैसे आ सकते हैं पद वगैरह वगैरह। फिर मैंने कहा इजाजत दीजिए करने की, ले लो जाओ करो। साहनी बंधुओं को अपने उल्लेखनीय कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। बलराज साहनी को 1969 में पद्मश्री से और भीष्म साहनी को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भीष्म को 2002 में साहित्य का उच्चतम पुरस्कार साहित्य अकादमी फेलोशिप भी प्रदान किया गया। वो 1974 से 1984 तक 10 वर्षों के लिए प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव भी रहे। सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ाने वाली संस्था सहमत के संस्थापकों में भीष्म भी एक थे। वो इस संस्था के अध्यक्ष भी रहे। सहमत को उन्होंने बड़ा मार्गदर्शन दिया। कोई ऐसा मसला नहीं है जिसमें उन्होंने हमें ये ना समझाया हो कि कैसे काम करना है और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे ना बढ़े। सांप्रदायिकता विरोधी, समाज में विषमताओं के खिलाफ और ऊंच नीच, बुरा अच्छा, उस सब के बारे में भीष्म जी की जो विचारधारा है वो टोटली प्रगतिशील फ्रॉम ए टू जेड। ये उनके नेता की लिखी हुई किताब है। इसमें वो ऐलान फरमाते हैं कि जो हमसे सहमत नहीं वो हमारा दोस्त नहीं, और जो हमारा दोस्त नहीं वो हमारा दुश्मन है, और जो हमारा दुश्मन है उसको चीन की लाल फौज एक न एक दिन खत्म करके दम लेगी। हम किसी को दुश्मन नहीं समझते, ये किसी को दोस्त नहीं समझते। मुंबई आने के 2 दशकों बाद बलराज साहनी को चेतन आनंद के साथ फिल्म हकीकत में काम करने का मौका मिला। मेजर रंजीत सिंह की उनकी भूमिका को हर तरफ से प्रशंसा प्राप्त हुई। कर चले हम लाहौर कॉलेज के दिनों में बलराज के एक और साथी थे, B.R. चोपड़ा। बलराज ने पहली बार उनके साथ बेहद कामयाब फिल्म वक्त में काम किया। फिल्म में लाला केदारनाथ पर फिल्माया ये गीत आज भी सिनेमा प्रेमियों द्वारा पसंद किया जाता है। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। भीष्म साहनी ने इप्टा के नाटकों में छोटी मोटी भूमिकाएं जरूर की थीं, लेकिन अभिनय के अपने गुण को कभी गंभीरता से नहीं लिया। 1984 की फिल्म मोहन जोशी हाजिर हो में उनका ये गुण जीवंत होकर सामने आया। न्याय की प्रतीक्षा में जी रहे एक कुंठित वृद्ध की भूमिका में उनके प्रभावशाली अभिनय को हमेशा याद रखा जाएगा। मुझे एक चेहरा ढूंढना था विच इज़ डॉक्यूमेंट्री, एंड स्ट्रेट अवे भीष्म साहब दिमाग में आया। मैं कहा उनसे पूछा कि साहब देखिए मैं ये फिल्म बना रहा हूँ एंड आई लाइक यू टू एक्ट। उन्होंने कहा देखो सईद, मैंने कभी कभी नाटक किए थे इप्टा में, मगर मैं एक्टर नहीं हूँ। मेरे को ज़रूरत नहीं है साहब, जैसे आप हैं मैं वही चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट यू टू एक्ट। इसके बाद उन्होंने कई यादगार भूमिकाएं निभाई। 1986 में तमस, बंधु, अगर मरने मारने की नौबत आ गई तो मैं पहले तुम्हें गोली मार दूंगा, फिर अपने को मार दूंगा। 1992 में हॉलीवुड की मशहूर फिल्म लिटिल बुद्धा। यही नहीं, 87 वर्ष की आयु में अपर्णा सेन की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस अय्यर में भी उन्होंने यादगार भूमिका निभाई। ये आजकल के बच्चे इतना शोर क्यों मचाते हैं? यही तो उम्र है, रहने भी दीजिए। आपकी आई ड्रॉप्स डाल दूं? बलराज जी उम्र भर लिखना चाहते थे, पर उम्र भर उन्होंने फिल्मों में काम किया। और भीष्म जी एक्टिंग करना चाहते थे
और उन्होंने ज़्यादा तौर लिखा। भीष्म साहनी का देहांत 2003 में हुआ। अपने बड़े भाई बलराज की तरह वो भी अपनी अंतिम सांस तक काम करते रहे। सुनिए, मिर्जा साहब, आपके नाम वारंट है, थाने चलिए। वारंट? किस बात का? आपको जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। बलराज साहनी की अंतिम फिल्म गर्म हवा थी। विभाजन की त्रासदी से नाराज ये एक ऐसे सामाजिक मुस्लिम पुरुष की भूमिका थी जिसने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। जासूस है, जासूस। दर्शकों के दिल में तो ये भूमिका आज भी समाई हुई है। लेकिन बलराज खुद अपने अभिनय की ऊंचाई पहचानने के लिए इस फिल्म को ना देख सके। फिल्म की डबिंग समाप्त होने के अगले ही दिन वो चल बसे। फिक्र का कोई बात नहीं, दूसरे 5 उंगली एक बराबर नहीं होता। मैं घर पर था, एक दिन सवेरे सवेरे आए 9 बजे घर आके उन्होंने कहा सत्यु मुझे वो एक लाइन बदलना है गर्म हवा में, तो तुम राजकमल स्टूडियो आ जाओ और लंच आवर में बदल देते हैं उसको। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रील लेके आता हूँ। राजकमल स्टूडियोज़ में हम गए और उन्होंने डब किया उसको। अगले दिन उनको एक हार्ट अटैक हुआ और शाम को दूसरा हार्ट अटैक और गुजर गए। क्या लाइन थी वो और क्या उन्होंने बदला क्या? मैं इस अकेली जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मैं भी अकेली जिंदगी की घुटन से तंग आ गया। अल्लाह। बल्ला? हाँ मियाँ। तांगा वापस ले जाओ। घर को? हाँ। साहनी बंधु सदा ही अपने विचारों और आदर्शों के साथ जिए। शायद इसीलिए उनके विचार उनके जाने के बाद भी जिंदा हैं। जो दूर से तूफान का करते हैं नजारा, उनके लिए तूफान वहां भी है यहाँ भी। धारे में जो मिल जाओगे बन जाओगे धारा, ये वक्त का ऐलान वहां भी है यहाँ भी।